हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब ठीक, सब चल रहा है अच्छे से, कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए, वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। आज हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा देखो लिखा है यहाँ पर एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, ताकि आपका लाइन वाइज सीरीज़ में हम चलते रहे आगे की तरफ। ठीक है, तो चलो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, स्मैश कर दो उस बटन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक लगा लो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अभी इसमें एमिशन क्या होने वाला है, वो किसने दिया था, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है और एक फॉर्मूला है, उसको हमें देखना है। ठीक है, एक छोटू सा फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला? कुछ R = Q/A × T, ये फॉर्मूला है अपने पास। ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या है फॉर्मूला, और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर से ये वही टॉपिक है, थ्योरी वाला टॉपिक है, तो फिर से आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको रीड करूंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में हम लोग रीड करेंगे एक एक पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सब टॉपिक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे देखा, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे। ये जो थ्योरी दी है इन्होंने, कोई तो है नाम प्रीवोट करके है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उन्होंने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करना चाहा था और कभी किया था एक्सप्लेन? उन्होंने 70s में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 1700s में एक्सप्लेन किया था उन्होंने। सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लगा लो एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने 1792 में, कभी 1792 में उन्होंने एक थ्योरी लिख के दी थी कि उन्होंने दिया था प्रीवोस्ट थ्योरी करके उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, प्रीवोस्ट थ्योरी उन्होंने पब्लिश किया था। प्रीवोस्ट पब्लिशड अ थ्योरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम लिख दूँ विथ रिस्पेक्ट, इनका पूरा नाम हम लिख देते हैं। क्या है ये? प्रीवोस्ट। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, वो अच्छे से आ जाएगा, टेंशन मत लेना उसको। ठीक है, उन्होंने 1972 में एक थ्योरी लिखी थी। वो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, हीट एनर्जी के ऊपर एक्सचेंज क्या होता है। अभी उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था? उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए थे। समझो मेरे पास एक चेयर है। ठीक है, एक मेरे पास चेयर है। ठीक है, एक मेरे पास टी है। ठीक है, एक ग्लास में मेरे पास चाय है, टी है, और एक मेरे पास आइस है। ठीक है, आइस है मेरे पास। क्या है मेरे पास? आइस है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आइस, ये हो गई टी, ये हो गई चेयर। ओके, अभी देखो उन्होंने क्या बताया था। अभी ये देखो, ये टी है। ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर है। अगर मैंने मान लिया इसका टेम्परेचर कुछ है, समझो फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूँ कि 100 डिग्री होगा। ठीक है, बॉइलिंग हम लोग ने टी ले लिया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो कि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आइस है 0 पे, हम लोग ने फ्रीजिंग पे लिया है। चेयर रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर हमने अज्यूम कर लिया कि 32 डिग्री है। ठीक है, 32 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर है। ओके, 32, 30 कुछ भी पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये एक्सप्लेन क्या करना चाहते थे, इसका पहला वाला वीडियो देख लेना, तभी ये वीडियो अच्छे से समझेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला क्या था, अगर आइस के ऊपर आप रेडिएंट एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी इंसिडेंट करते हो, तो इंसिडेंट करने के बाद में, अभी ये सब रूम टेम्परेचर में हमने रखा है, ये सब हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है। तो ये जो इंसिडेंट कर रहा है लाइट, इंसिडेंट लाइट क्या करेगा? ये हीट, ये आइस क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और एमिशन क्या होगा? एमिशन बहुत कम होगा। एमिशन हमारा बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट जो आइस है, वो आइस क्या कर रहा है? रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करने के लिए उसको हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी उसने क्या की? एमिट की। उसने एमिट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एमिशन कितना हुआ हमारा? थोड़ा सा एनर्जी एमिशन हुआ। अभी यहाँ पर सेम एनर्जी हमने रेडिएशन दिया, सेम एनर्जी हम लोग ने इंसिडेंट की, लेकिन ये ऑलरेडी ये गर्म है, ऑलरेडी क्या है? ये हीटअप है। तो ये क्या करेगा? अगर हम लोग ने हीट एनर्जी दी, एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा। एब्जॉर्प्शन जितना हीट है उतना हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ये ज़्यादा एमिशन करेगा। क्या करेगा? ये ज़्यादा एमिशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ज़्यादा एमिशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से हीटेड है, और ये जो हीट एनर्जी इसके पास है, रेडिएंट एनर्जी आई है, वो भी उसने एब्जॉर्ब की, तो ज़्यादा एमिशन होने वाला है एनर्जी का ज़्यादा एमिशन होने वाला है। बातें समझ में आ रही है? पहला एग्जांपल आइस का, सेकंड एग्जांपल टी का, थर्ड एग्जांपल चेयर का। चेयर पे भी लाइट आ रही है, चेयर गर्म हो रही है, जितने चेयर एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ही चेयर
एमिशन कर रही है। क्या कर रही है? जितना एमिशन, जितना यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही यहाँ पर एमिशन हो रहा है, क्योंकि चेयर को भी मेंटेन रखना है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वो भी गर्म हो रही है, फिर से ठंडी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे वो मेंटेन करना चाहती है। यही वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, यही वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, ठीक है। सबको रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो एक केस में जब ठंडी चीज़ होती है, ठंडी चीज़ क्या है अपने पास? ठंडी चीज़ है, तो वो ठंडी चीज़ में भी अगर एनर्जी दी तो वो एमिशन कम करेगा, एमिशन ज़्यादा एनर्जी वो एमिट नहीं करेगा बाहर की तरफ। लेकिन अगर गर्म चीज़ में हम लोग ने और गर्म किया उसको, तो वो ज़्यादा एमिशन करेगा, ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा। और यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में उन्होंने बोला था कि अगर कोई चेयर, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चेयर क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, स्टैंड ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, कोई भी ले लो, उसके ऊपर अगर एनर्जी गिरती है तो उतनी एनर्जी वो बाहर की तरफ एमिट करेगा। इसका मतलब जितना एब्जॉर्प्शन होने वाला है उतना ही जितना एब्जॉर्प्शन होने वाला है उतना ही एमिशन होने वाला है, ठीक है। जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने 11th में भी देखा था, ये टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ टी, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दूँ टेम्परेचर ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हो, आपके बुक में भी दिया है टेम्परेचर ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ आइस इज़ लेस देन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। ये कम है टेम्परेचर, ये है ज़्यादा टेम्परेचर, ये है इक्वल टेम्परेचर। चेयर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या है? इक्वल है। ये सब हम लोग अभी रीड करने वाले। समझ में आया कैसे हमारी हीट एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रही है? यही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे और यही हमारे बुक में थ्योरी दी गई है, ठीक है। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बातें समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आइस में एनर्जी आ रही है, रेडिएंट एनर्जी आ रही है, लेकिन एमिशन बहुत कम हो रहा है, एमिशन बहुत कम हो रहा है। टी के केस में जो गर्म चीज़ है उसमें एमिशन आ रहा है, लेकिन रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा एमिशन कर रहा है। और थर्ड केस में जितना एमिशन आ रहा है, जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही इमिशन हो रहा है। इसमें भी जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ठीक है, एमिट कर रहा है, एमिट ज़्यादा हो रहा है। एब्जॉर्प्शन जितना कर रहा है उससे ज़्यादा एमिट हो रहा है, जितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है उससे कम एमिट कर रहा है, जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे कम एमिट कर रहा है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी हम लोग रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो रीड करते हैं, वैसे भी ये हाइड हो जाएगा। इन 1972 पेरी प्रिवोस्ट पब्लिश अ थ्योरी ऑफ रेडिएशन known as theory of exchange of heat. According to his theory, all bodies at all temperature above 0 Kelvin, absolute 0 temperature, ठीक है, 0 Kelvin के ऊपर radiates thermal energy and at the same time they absorb radiation received from the surrounding, ठीक है। तो जितना वो क्या करने वाले, जितना उनके पास रेडिएशन एनर्जी आने वाला है उतना ही रेडिएशन एनर्जी वो लोग क्या करने वाले, एमिशन करने वाले हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था। फिर उसके बाद में द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिशन, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। अभी देखो जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एमिशन होगा, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो शेप एंड साइज, ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला। किस किस के ऊपर क्या डिपेंड करने वाला है? फिर से मैं रीड करूँ आपको, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम, जो एमिशन हो रहा है हमारा, थर्मल एनर्जी का एमिशन हो रहा है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहला पॉइंट देखो क्या बोला है उन्होंने, पहला पॉइंट बोला उन्होंने, किधर चला गया रे, हाँ, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर, सबसे पहला हमारा क्या बोल दिया, नेचर, ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, इट्स एरिया, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर, ओके। थर्ड, डिपेंड्स ऑन एरिया हो गया, एंड इट्स टेम्परेचर, एरिया और उसका टेम्परेचर, यहाँ पर लिख दूँ एरिया एंड टेम्परेचर, ओके। आगे, हॉटर बॉडी रेडिएट्स एट हायर रेट देन द कूलर बॉडी, ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा था, हॉटर बॉडी ज़्यादा ये करती है, एमिट करती है, और कूलर बॉडी मतलब ठंडी बॉडी कम रेडिएट करती है एनर्जी, ओके। लाइट कलर्ड बॉडी रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द विजिबल रेडिएशन, whereas डार्क कलर बॉडी एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट विजिबल रेडिएशन। मतलब जो लाइट आती है, ब्लैक बॉडी क्या करती है, अभी हम लोग ने देखा था, एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होता है। और नॉर्मल कोई भी कलर बॉडी होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कलर। अगर ये आपको लाल कलर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें से लाइट आपके आँख तक आ रही है, ठीक है, वो रिटर्न यहाँ पर मेरे ऊपर लाइट गिरी,
इस लाल कलर के ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद में आप तक पहुंची, इसलिए आपको लाल कलर दिख रहा है। ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा कलर जो भी लाइट आती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम लोग ने वो अच्छे से डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में, जाके ज़रूर देख लेना। फॉर अ बॉडी द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एटम ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे हीट एनर्जी, अभी देखो एक सरफेस है, एक सरफेस में मैंने हीट एनर्जी किया तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, वो क्या होते लगते हैं, एक्साइट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? वो एक्साइट होने लगते हैं। एक्साइट होने के बाद में वो वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। द एब्जॉर्ब रेडिएशन therefore causes a rise in the temperature of the body। तो जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है। बॉडी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। आगे द बॉडी इटसेल्फ ऑल्सो रेडिएट्स देयरफॉर इट्स एनर्जी डिक्रीजेज कॉजिंग लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे गर्म होती जाती है तो बॉडी क्या करती है, अपना हीट बाहर की तरफ छोड़ना चालू कर देती है। उसकी वजह से अपना जो बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है, वो कम होने लगता है। अगर एनर्जी बाहर जाने लगी तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगा। आगे देखो क्या बोला गया है, इफ़ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन इट्स ऑब्जर्व इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर एक बॉडी रेडिएट करती है ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा रेडिएशन करती है तो उसका टेम्परेचर अपने आप कम होने लगता है। चाय की ग्लास रखे रहोगे, उसके ऊपर लाइट गिर रहा है तो भी वो फास्ट एमिशन ज़्यादा कर रहा है तो भी उसकी टेम्परेचर कम होते लग रहा है, टेम्परेचर कम होने लगा है। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। When the rate of the absorption of radiation is same as the rate of emission of radiation, the temperature of the body remains constant and the body is said to be thermal equilibrium with its surrounding। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड केस में क्या बोला गया है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन में रेडिएशन वाला एनर्जी और एमिशन वाला एनर्जी, ठीक है, क्या बोला मैंने, रेडिएशन वाला एनर्जी है और एमिशन वाला एनर्जी इक्वल है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अपने सराउंडिंग में कांस्टेंट पे है टेम्परेचर क्या है उसका, कांस्टेंट है। जितनी लाइट आ रही है उतनी लाइट उसमें से, उतनी एनर्जी उसमें से निकल रही है। एमिशन ऑफ रेडिएशन और रेडिएशन की इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन, अगर दोनों सेम हो तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहेगा अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ओके, लास्ट में यू माइट हैड बीन कॉल द एग्जांपल फॉर 11th स्टैंडर्ड ऑफ अ कप ऑफ अ हॉट टी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, प्लेट ऑफ आइस का टेम्परेचर कम होता है रूम टेम्परेचर से, केप्ट ऑन अ टेबल बोथ अटेंड द रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद में गर्म वाली चीज़ भी ठंडी हो जाएगी और ठंडी वाली चीज़ भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। ओके, एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो ऑल बॉडी रेडिएट्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। तो सबकी सब बॉडी रूम टेम्परेचर में, सबकी सब बॉडी में, आप कोई भी बॉडी हो वो एब्जॉर्प्शन होती है, उसके ऊपर रेडिएशन आता है, रेडिएशन के आने के बाद में वो एमिट भी करता है, इमिशन भी होता है, ठीक है, हर बॉडी का। हैंस द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू कैन देयरफॉर, कहाँ पर गया मैं, यहाँ पर पढ़ रहा था, बट देयर रेट ऑफ एमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर सेम, हैंस देयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। You can therefore infer that hot body would radiate more than colder body। hot body radiate ज़्यादा करती है compared to lower। okay, at room temperature, in fact for temperature lower than 800 degrees centigrade, the thermal radiation corresponding to wavelength longer than those of visible light and hence we do not see them। मतलब अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये सब वेवलेंथ के ऊपर हो गया। अभी देखो वेवलेंथ का क्या था, v इक्वल्स टू कुछ लैम्बडा का फॉर्मूला था ना, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक, तो वही है वेवलेंथ वाला। आप लोग पढ़ सकते हो कि अगर कम वेवलेंथ है, ज़्यादा वेवलेंथ है तो हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। हमारे इसमें एग्जांपल दिया है, इनका क्या था, वो बल्ब हमारा जो येलो लाइट ये करता है, एमिट करता है, इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा बोल के अभी मेरे वर्ड्स भी स्लिप कर रहा है, मेरा टंग भी। इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है, जो बल्ब आता है, आप लोग कैरम खेलते हो तो कैरम के ऊपर लगाते हो ना इनकैंडेसेंट लैम्प, जो ब्राइट लाइट देता है, ठीक है। तो उसका जब टंगस्टन हीट हो जाता है, जब वो हीट होने लगता है ना तो वो रेड कलर का हो जाता है,
ठीक है, और उसका अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें वाइट लाइट भी दिखती है। ठीक है, बड़े बड़े हॉलोजेंस आपने देखे होंगे, पहले क्या करता है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिखता है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके वो वाइट कलर बनता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी हीट होती जाएगी सरफेस, टंगस्टन हीट होती जाएगा, वैसे वैसे हमारे क्या बनेगी, कलर के हमें अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग लाइट हमें दिखेगी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग अच्छे से देखना। बड़े बड़े हॉलोजेंस जो होते हैं स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ी लाइट ऑरेंज कलर की देगी, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो अपना बराबर वाइट लाइट देना एमिशन करना चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें एलईडी एलईडीज को मत लाना। एलईडी क्या है, अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसको और इसको कोई भी CFL, ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इन सब से कंपेयर मत करना। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल आपका बल्ब जो होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टंक्शन होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है, जो हीट करता है, हीट की वजह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट बनती है, अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है। उसके बाद में, ठीक है, उस पैराग्राफ को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में वी हैव दस सीन दैट ऑल बॉडी रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन देयर टेम्परेचर इज अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ये 4 पॉइंट जो दिए हैं अलग से, इसको बॉक्स करके रख लो कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, रेडिएंट हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, ठीक है, जितनी हीट अपनी बॉडी निकाल रही है, किस किस के ऊपर, सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर। किसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। पहला पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी T, नेचर ऑफ बॉडी, द मटेरियल ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, पॉलिश्ड और नॉट एक्सेट्रा, मतलब नेचर ऑफ बॉडी कि वो सरफेस क्लीन है कि नहीं है, कुछ और है कि नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर भी सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ए। आगे टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन, जितने टाइम के लिए वो अपनी बॉडी एमिट करेगी रेडिएशन, वो टाइम भी हम लोग कंसिडर करेंगे, किसके लिए, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन के लिए। ओके, आगे देखो क्या बोला गया है, आगे हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, देखो कहाँ से आया वो फॉर्मूला। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड Q is directly proportional to surface area T and time duration T. It is therefore convenient to consider the quality of heat radiated per unit time or power emitted per unit time. This is defined as emissive power or radiant power R of a body at a given temperature T. अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अभी ये देखो इन्होंने क्या बोला गया है, इन्होंने बोला गया है कि Q मतलब जो भी हमारे पास रेडिएंट हीट है, एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A एरिया के और T टाइम के। ठीक है, एरिया और टाइम के प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक आ जाएगा R, जिसको हम लोग बोलेंगे पावर, एमिसिव पावर। ठीक है, मैं और एक बार रीड कर लूँ, रेडिएंट पावर या फिर एमिसिव पावर। ठीक है, रेडिएंट पावर या फिर एमिसिव पावर। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला निकालना है तो R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q अपॉन AT। ये है अपना फॉर्मूला, ये है अपना फॉर्मूला। वेयर Q लिखो, वेयर Q इज हीट रेडिएटेड, वेयर Q इज हीट रेडिएटेड, A is surface area, T is time, Q is heat, amount of heat radiated, okay, A is surface area, T is time, ओके, समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी देखो हमें निकालना है, ये पावर हमें निकालनी है, रेडिएंट पावर, तो हमें यूनिट बनाना है। यूनिट आपके बुक में दिया गया है, यूनिट क्या आ जाएगा, हीट है, हीट के लिए यूनिट क्या आ जाता है, जूल्स, करेक्ट, हीट एनर्जी है जूल्स, एरिया के लिए आ जाता है मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए आ जाता है सेकेंड्स। तो यहाँ पर क्या बन गया, जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद में इसको आप ऐसे भी लिखा है जे मीटर इनवर्स और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। ओके, ऐसा भी लिखा गया आपके बुक में। ओके, आगे देखो, आगे यहाँ पर अगर आप लोगों को पता है कि पावर की यूनिट वैट में भी की जाती है, वैट इज़ नथिंग बट जूल्स पर सेकेंड। वैट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, क्या है, सेम है। जूल्स पर सेकेंड को हम लोग वैट भी बोलते हैं। ठीक है, वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। इसका डायमेंशन क्या लिखोगे आप लोग, डायमेंशन क्या लिखोगे बताओ फटाफट। जूल्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा बताओ मुझे, जूल्स न्यूटन मीटर लिख लोगे, फटाफट लिख लोगे, इसका डायमेंशन बना लोगे।
ठीक है। इसका डायमेंशन आप लोग बना लो। जूल्स का डायरेक्ट डायमेंशन मैं बता देता हूँ। जूल्स का डायमेंशन है L2m1T⁻², ठीक है। फिर आ गया मीटर L2, फिर यहाँ पर सेकंड आ गया T, ठीक है, T⁻1। L2 गया, ये ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास L0m1T⁻3, ये बन गया डायमेंशन, ठीक है। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको कि डायमेंशन क्या आ गया, L0m1T⁻2, L0m1T⁻2, ठीक है। चलो कर दूँ रब, मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो टॉपिक क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिटिविटी, ठीक है, यही लिखा है ना, एमिशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला है, वो देख लो आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और क्या है ये, एमिटिविटी ई, इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले, स्मॉल ई से, ओके। ऑफ अ गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। देखो यहाँ पर अच्छे से बोला गया है, क्या बोला गया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है ये, कि जो भी हमारे पास रेडिएंट पावर है डिवाइडेड बाय रेडिएंट ऑफ ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएंट होने वाला एनर्जी, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास ऑर्डिनरी बॉडी है उसके साथ। बातें समझ में आ रही है? इसका एग्जांपल देके मैं समझाऊँ कि मेरे पास एक बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जिसका रेडिएंट पावर है RB, ठीक है, और एक अपने पास है ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी है हमारे पास, ये ऑर्डिनरी बॉडी में हमारी रिएक्टिव जो रिएक्टेंट पावर है वो है R। तो अभी मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है, मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो मैक्सिमम वाला हम लोग नीचे रखेंगे, जैसे हमने निकाला था एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला, क्या था वो, जितना हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल यहाँ पर हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के साथ। टोटल किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी के साथ, और कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बॉडी के साथ। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी टू दी रेडिएंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम रूम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। ये फॉर्मूला आप लोग अंडरलाइन करके बॉक्स बना के लिख लो, इस फॉर्मूला को भी बॉक्स बना के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिशन इक्वल टू 1। अभी ये कैसे आया, अभी मुझे बता दो, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन, ये देखो, ये हमें पता था, ये हमें पता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग ने बोला एब्जॉर्प्शन 97, 98, 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाकी के पैरामीटर 0, ये 0 इज इक्वल्स टू 1। सो एक ही वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर ये गुड एब्जॉर्वर है तो गुड एमिटर भी होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू E। अगर A की वैल्यू 1 है तो E की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ये हम लोग ने पहले प्रूफ कर दिया था कि गुड एब्जॉर्वर इज़ अ गुड एमिटर ऑल्सो, गुड एमिशन वाला भी होता है। अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है तो अच्छे से रिफ्लेक्ट, अच्छे से एमिशन भी कर सकता है, एमिट भी अच्छे से कर सकता है। बोलो, बातें क्लियर हुई? ये 1 कैसे आया, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, मिटा दूँ। एंड अ गुड रिफ्लेक्टर के लिए एमिशन पावर कितना होता है, 0। एमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ठीक है, आपके बुक में दिया है, उधर से मैंने आपको बताया है, मैंने अपने मन की बात नहीं बताई है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आगे वाला पैराग्राफ देखो आपको क्या बोल रहा है, आगे वाला पैराग्राफ देखो क्या बोला, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स मतलब जो हमारे घर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर नॉट आइडियल ब्लैक बॉडीज, हेंस दे रेडिएट एट द रेट लेस देन दैट ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ऑल्सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट्स द रेट does depend on properties such as color, composition of the surface, in addition to the temperature. All these effects together are taken care of in the terms of emittivity E या फिर coefficient of emission. For an ordinary body जो लाई करती है, किसके बीच में लाई करेगी, वो किसके बीच में लाई करेगी, ये लाई करेगी 1 से लेके 0 के बीच में। किसके बीच में लाई करेगी, 1 से लेके 0 के बीच में, ओके। आगे देखो क्या बोला गया है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। एमिटिविटी ऑफ एमिसिव ये
कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ कॉपर इज 0.3, हमें कॉपर का बता दिया गया है। एमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज लार्जर फॉर रफ सरफेस एंड स्मॉलर फॉर स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्या है कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है किसके लिए, रफ सरफेस के लिए, किसके लिए, रफ सरफेस के लिए, और कम होता है किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, किसके लिए, स्मूथ सरफेस के लिए। आगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएंट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये सारे भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि भाई कौन सी लाइट आ रही है, कौन सा सरफेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था। फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू R/RB। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। E इज इक्वल्स टू 1 कब, जब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो और ये गुड एब्जॉर्वर हो, गुड एब्जॉर्वर या फिर परफेक्ट एब्जॉर्वर। ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्वर। और जब 0 हो इसका मतलब वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक है, बातें समझ में आ गई, पक्का पढ़ लोगे। 2 बार वीडियो को देखना, 2 बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, क्लियर नहीं हुआ तो बोलना। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग बोलना। ठीक है, तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते। अगर फिर भी कुछ डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओपन है, कोई क्लोज नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, अगर चैनल पे अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई नहीं है, फ्री है भैया, कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ भी इंप्रूवमेंट हो तो भी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।